हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 6 रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, जिसकी पिछली क्लास में आपका जो टॉपिक था अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि अपघटन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? टूटना। यानी अपघटन जो अभिक्रिया होती है और अपघटन अभिक्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? टूटना। इसके अलावा अपघटन अभिक्रिया के मैंने आपको 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3। नंबर 1, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, नंबर 1 बताया था वो ताप या ऊष्मीय अपघटन। ताप या ऊष्मीय अपघटन, जिसके बारे में मैंने आपकी डेफिनेशन जो इसकी थी उदाहरण सहित मैंने इसकी व्याख्या की। दूसरा जो होता है वो है विद्युत अपघटन। कौन सा है? विद्युत अपघटन। और नंबर 3 होता है प्रकाश अपघटन। कितने प्रकार होते हैं अपघटन अभिक्रिया के? 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 ताप या ऊष्मीय अपघटन। नंबर 1 कौन सा होता है? ताप या ऊष्मीय अपघटन। नंबर 2 होता है विद्युत अपघटन और नंबर 3 होता है प्रकाश अपघटन। और आज आपको जो शेष 2 अपघटन अभिक्रिया रह गई हैं, एक तो विद्युत अपघटन और एक है प्रकाश अपघटन, उनके बारे में आपको समझाएंगे। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, पहले आप हैंड डाल लेना नंबर 2 और नंबर 2 है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। समझना मेरी बात को, विद्युत अपघटन अभिक्रिया नोट करो इसको, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्योंकि अपघटन अभिक्रिया का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? टूटना होता है। और अपघटन अभिक्रिया का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया भी होता है। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन के अलावा इसको विखंडन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? यानी विखंडन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? तो सुनिए, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, यदि किसी पदार्थ की गलित या द्रवित अवस्था में, यदि किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाता है। यदि किसी पदार्थ की, ध्यान देना, यदि किसी पदार्थ की यानी गलित का मतलब होता है गलना, गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वो क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। इसे ही विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो सामान्यतः जो पदार्थ होते हैं, विद्युत अपघटन में जो पदार्थ क्या लेते हैं? भाग लेते हैं, वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होते हैं? आयनिक। यानी उनके मध्य में आयनिक बंध होता है। कैसा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। आई बात समझ में? तो देखिए इसका एक उदाहरण NaCl। तो NaCl जो होता है एक आयनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है? आयनिक यौगिक। तो NaCl की जब गलित अवस्था में या द्रवित अवस्था में जब हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह सोडियम आयन में और जो क्लोराइड आयन होता है उनमें वो विभाजित हो जाता है। तो ध्यान देना, डेफिनेशन को आप पहले लिख लो। यदि किसी पदार्थ की, ध्यान देना, यदि किसी पदार्थ की कौन सी अवस्था में? यदि किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में, यदि किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में, कौन सी अवस्था में? द्रवित अवस्था में। यानी द्रव अवस्था का मतलब होता है, द्रवित अवस्था का मतलब होता है जिसमें द्रव के गुण पाए जाते हैं, यानी द्रव अवस्था के गुण पाए जाते हैं, या जिनमें तरलता का गुण पाया जाता है या जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। आई समझ में? तो द्रवित अवस्था, ध्यान देना, उसे कह देते हैं द्रवित अवस्था में। द्रवित अवस्था में विद्युत धारा, द्रवित अवस्था में विद्युत धारा, विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत के द्वारा ही टूट रहा है इसलिए विद्युत अपघटन। यानी द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। आ रही बात समझ में? बहुत ध्यान से समझना। विद्युत धारा प्रवाहित की जाए यदि किसी पदार्थ की
गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में, कैसे? तो पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? सरलतम अणुओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। यानी विभक्त का मतलब है वो टूट जाता है। आई बात समझ में? तो विद्युत अपघटन हुई कि नहीं हुई? किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। विद्युत पाकर कोई पदार्थ है और उसकी गलित या द्रवित अवस्था है, और गलित और द्रवित अवस्था में हम क्या कर रहे हैं? विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो पदार्थ जो होता है अपने सरलतम अणुओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। और जैसे वो इसमें क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है। सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाता है, तो इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? इसे विद्युत अपघटन। तो इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? अपघटन अपक्रिया, और अपघटन अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3। और दूसरे प्रकार के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। इसका जो पहला प्रकार था ताप या ऊष्मीय अपघटन, उसके बारे में मैं आपको जो पिछली क्लास थी उसमें आपको समझा चुका हूं। आई बात समझ में? तो बहुत ध्यान से समझो, बहुत महत्वपूर्ण अपक्रिया चल रही है आपकी विद्युत अपघटन अपक्रिया। तो देखिए, विद्युत अपघटन अपक्रिया की जो डेफिनेशन हो गई भाई, यदि किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाता है, तो इसे क्या कह देते हैं? विद्युत अपघटन। तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कह देते हैं? तो इसे विद्युत अपघटन कहते हैं। आई बात समझ में? कहते हैं। तो इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना। तो इसे विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? और विद्युत जो अपघटन होता है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूं कि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो प्रयुक्त पदार्थ होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? आयनिक प्रकृति के होते हैं। यानी देखिए, कई प्रकार के बंध होते हैं। एक आयनिक बंध होते हैं, जिनमें आयनिक बंध पाया जा रहा है वो आयनिक प्रकृति या आयनिक यौगिक। जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जा रहा है वो सहसंयोजक यौगिक। जिनमें उपसहसंयोजक बंध पाया जा रहा है वो उपसहसंयोजक यौगिक। यानी बंध जो होते हैं, बॉन्ड होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। जैसे आयनिक यौगिक हो गए, आयनों के परस्पर आयनों के आदान प्रदान से जो बन रहे हैं यौगिक। ये क्या होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं, जहां क्या होता है? साझा होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझा होता है। जैसे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। आई बात समझ में? और एक होते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो उपसहसंयोजक बंध से जो बने यौगिक क्या कहलाएंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। आयनिक, जिनमें आयनिक बंध हैं वो क्या कहलाएंगे? आयनिक यौगिक। उपसहसंयोजक बंध हैं वो क्या कहलाएंगे? उपसहसंयोजक यौगिक। आई बात समझ में? तो इस बात को नोट कर लेना कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, ध्यान देना, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में यानी जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ, कौन सा? प्रयुक्त पदार्थ सामान्यतः आयनिक प्रकृति के होते हैं। प्रयुक्त पदार्थ सामान्यतः कौन सी प्रकृति के? आयनिक प्रकृति के होते हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ सामान्यतः आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक प्रकृति का मतलब है आयनिक यौगिकों में होती है। विद्युत अपघटन की अपक्रिया अधिकतर आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। कौन सी यौगिकों में? आयनिक यौगिकों में। तो आयनिक प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के? आयनिक प्रकृति के होते हैं। आई बात समझ में? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो देखिए, उदाहरण से आ जाएगा। जैसे जल का विद्युत अपघटन। किसका? जल का विद्युत अपघटन। तो देखिए, जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ये हो गया क्या? जल का अणुसूत्र।
अब इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा जैसे इनमें हम विद्युत धारा क्या कर देंगे, प्रवाहित कर देंगे, तो ये आयनों में क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। किसमें विभाजित हो जाएगी, आयनों में। आई बात समझ में। तो देखिए विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हो तो ये आयनों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, यानी H2 प्लस O2। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगा देना और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। 2 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ 4, इधर भी कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हो गए, 2, और इधर भी कितने हो गए, 2। तो इस तरह, और यहाँ लिख देंगे हम विद्युत अपघटन। क्या लिख देंगे, विद्युत अपघटन। आई बात समझ, विद्युत अपघटन। आई बात समझ में। तो ये क्या है, जल है, और जल का क्या कर रहे हैं हम, विद्युत अपघटन। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो होता है किस पर, कैथोड पर, यानी 2 कैथोड पर, और ये ऑक्सीजन किस पर, एनोड पर। किस पर मुक्त होती है, एनोड पर। एनोड मतलब प्लस, क्या होता है, प्लस भाग, प्लस टर्मिनल, और कैथोड का मतलब माइनस टर्मिनल। आई बात समझ में। क्योंकि आप जानते हैं कैथोड जो होता है ये माइनस, यानी माइनस को प्रदर्शित करता है, यानी माइनस, ठीक है ना। और एनोड जो होता है ये प्लस आयन को प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में। तो ये कैथोड पर, और ये किस पर मुक्त होता है, एनोड पर। किस पर होता है ऑक्सीजन, एनोड पर। तो ये हो गया जल का विद्युत अपघटन। इसी प्रकार देखो नमक का, किसका, नमक का जलीय विद्युत अपघटन। नमक का जलीय विद्युत अपघटन, ध्यान देना, किसका, नमक का जलीय विद्युत अपघटन। गौर देना, समझना। नमक NaCl, क्या हो गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सामान्य क्या नाम क्या होता है, नमक, क्या होता है, नमक। रासायनिक नाम क्या हो गया इसका, सोडियम क्लोराइड। अणुसूत्र क्या होता है, NaCl, क्या होता है, NaCl। आई बात समझ। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। कैसे, जलीय, यानी कैसे, जलीय, किसका, जलीय का। आई बात समझ। जलीय क्या कर रहे हैं, जल का क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं। और जलीय मतलब है AQ भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ कोष्टक में AQ लिख दो, चाहे तीर के चिन्ह के ऊपर जल लिख दो। और क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन। आई बात समझ में। तो ये आयनों में विभाजित हो रहा है। किसमें विभाजित हो रहा है, आयनों में, यानी Na प्लस Cl2। आई बात समझे। बैलेंस के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2। Na संयुता किसमें होती है, प्लस में होती है। किसमें होती है, प्लस में। आई बात समझे। Na संयुता किसमें होती है, प्लस में, और क्लोरीन किसमें होती है, माइनस में। आई बात समझ में। तो देखिए किसमें टूट गया है, आयनों में। आयनों में विभाजित हुआ है कि नहीं हुआ है भाई। सोडियम की संयुता किसमें होती है, प्लस में, क्लोरीन किसमें होती है, माइनस में। यहाँ देखिए हाइड्रोजन संयुता किसमें होती है, प्लस में, ऑक्सीजन किसमें होती है, माइनस में। तो आयनिक यौगिक हुए कि नहीं हुए, आयनिक यौगिक होते हैं। सामान्यतः विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है, जो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है, ये हमेशा किसमें होती है, आयनिक यौगिकों में होती है। किसमें होती है, आयनिक यौगिकों में होती है, आयनिक प्रकृति के यौगिकों में होती है। आई बात समझ में। तो इसको आप नोट कर लेना। और परिभाषा आपकी समझ में आ गई कि यदि किसी पदार्थ की गलित एवं द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। तो इसे हम विद्युत अपघटन अपक्रिया कहते हैं। और विद्युत अपघटन की अपक्रिया में जो प्रयुक्त पदार्थ हैं वो सामान्यतः आयनिक प्रकृति के होते हैं। और 2 मैंने उदाहरण दिए, जल का विद्युत अपघटन और नमक का जलीय विद्युत अपघटन। आई बात समझ में, नोट कर लेना। अगला जो टॉपिक है वो है प्रकाश अपघटन, क्योंकि अपघटन अपक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। तो अगला है आपका प्रकाशीय अपघटन। कौन सा है, प्रकाशीय अपघटन। ध्यान देना, प्रकाशीय अपघटन। आ रही बात समझ, प्रकाशीय अपघटन। और प्रकाशीय अपघटन में समझना, गौर देना, प्रकाशीय अपघटन में यानी जब कोई पदार्थ, समझना, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके, जब कोई पदार्थ
प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके अपने सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाए, अपने सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाए तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अरे इसको ऐसे समझो आप सामान्य वे में कि भाई कोई यौगिक है, ठीक है ना, और कोई यौगिक प्रकाश जो विकिरण है ना उनको ग्रहण करके और छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाए, बदल जाए, या छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। प्रकाश पाकर, प्रकाश विकिरणों को पाकर, आई बात समझ में, प्रकाश विकिरणों को पाकर। तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपका ये प्रकाशीय अपघटन। तो नोट करना है इसको कि जब कोई पदार्थ, ध्यान देना, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को, किसको, प्रकाश विकिरणों को, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके, जब कोई पदार्थ प्रकाश विकिरणों को क्या करके, अवशोषित करके, क्या करके, अवशोषित करके अपने सरलतम अणुओं में या अपने सरलतम उत्पादों में, एक ही बात है, अपने सरलतम अणुओं में या अपने सरलतम उत्पादों में, तो अवशोषित करके अपने अपने सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाए, सरलतम अणुओं में क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। आई बात समझ, सरलतम अणुओं में विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, विभक्त हो जाए, तो उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। क्या कह देते हैं उसे, प्रकाश अपघटन, विभक्त हो जाए तो उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं, प्रकाशीय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ, तो उसे प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, और इसको आप नोट कर लेना। आई बात समझ, जब कोई पदार्थ क्या पाकर, प्रकाश विकिरणों को पाकर या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके और क्या हो जाए, अपने सरलतम अणुओं में क्या हो जाए, टूट जाए, अपने सरलतम अणुओं में क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो उसे हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में। और इसका एक उदाहरण देखना, उदाहरण है इसका कि यानी ए अपना जो होता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, क्या है, सिल्वर क्लोराइड। आई बात समझ में, AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl। अब ये प्रकाश किरणों को क्या करके, अवशोषित करके, प्रकाश किरणों को क्या करते, अवशोषित करके, आई बात समझ में, कोष्टक में लिख लेना HB, यानी इनको HB, ठीक है ना, प्रकाश और कोष्टक में क्या लिख लेंगे, HB विकिरण, ठीक है ना, प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करें, किसमें, Ag प्लस Cl2 में, Ag प्लस Cl2 में। बैलेंस के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे कि सिल्वर क्लोराइड जो है, ध्यान देना, सिल्वर क्लोराइड है ये, सिल्वर क्लोराइड, ये प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके और अपने सरलतम अणु कौन कौन से हो गए, सिल्वर हो गया, Ag सिल्वर, चांदी, और क्लोराइड आयनों में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। यानी सिल्वर क्लोराइड जो है ये प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके छोटे छोटे उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। आई बात समझ में। दूसरा उदाहरण देख लो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमार HBr, अणुसूत्र क्या बनेगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, HBr, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, लिख लेना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है ना। और ये प्रकाश ग्रहण करके, क्या ग्रहण करके, प्रकाश, क्वेश्चन लेना HB जो होते हैं ना, ये तरंग दैर्ध्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य प्रकाश विकिरणों को प्रदर्शित करते हैं HB। आई बात समझ में। तो ये देखिए किसमें, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन में, Br2, यानी हाइड्रोजन और किसमें, ब्रोमीन में,
किसमें टूट जाता है? हाइड्रोजन और किसमें? ब्रोमीन में। हाइड्रोजन यानी H2 और बैलेंस के लिए क्या लगा देना? 2 लगा देना। H2 क्या हो गया? हाइड्रोजन, और Br ये क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन में टूट जाता है, यानी 2 छोटे छोटे सरलतम अणुओं में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। क्योंकि अपघटन अपक्रिया की विशेषता होती है कि इसमें कोई एकल अभिकर्मक होता है। देखो ये भी एकल अभिकर्मक, ये भी एकल अभिकर्मक है, सिल्वर क्लोराइड में भी एकल अभिकर्मक है, इसमें भी एकल अभिकर्मक है। और ये एकल जो अभिकर्मक होते हैं छोटे छोटे उत्पादों में टूट रहे हैं। अब कोई विद्युत पाकर, कोई प्रकाश पाकर, कोई ताप या ऊष्मा पाकर। अब ताप और ऊष्मा के द्वारा कोई यौगिक टूट रहा है तो वे कौन से हो गई? ताप या ऊष्मीय अपघटन हो गई। कोई विद्युत पाकर टूट रहा है तो वो विद्युत अपघटन हो गया। कोई प्रकाश पाकर टूट रहा है, अपने सरलतम अणुओं में क्या हो रहा है? विभाजित हो रहा है, तो उसे हम प्रकाश अपघटनीय अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैंने समझाया भाई, प्रकाश अपघटन अपक्रिया की बताया। इससे पहले आपको विद्युत अपघटन और इससे पहले आपको तापीय या ऊष्मीय अपघटन के बारे में समझाया। आई बात समझ में? तो इनको आप नोट कर लेना, ठीक है ना। अगला इसमें जो प्रश्न बनता है, ठीक है ना, 2 प्रश्न मैं आपको इसमें बनते हैं, 2 छोटे छोटे प्रश्न हैं कि भोजन का जो पाचन है, यानी भोजन का जो पाचन है इसी से संबंधित है। भोजन का जो पाचन, आप जानते हैं कि हमने भोजन किया तो भोजन का क्या होता है? हमारे शरीर में पाचन होता है, और सर्वाधिक पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया होती है? भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया होती है? तो भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया है? वियोजनीय अपक्रिया है। क्योंकि जो क्या होते हैं बड़े बड़े जटिल जो अपने क्या अणु हैं भोजन में, जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो सरलतम अणुओं में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए इसको नोट कर लो, और उन प्रश्नों को मैं आपको लिखा रहा हूं। तो देखिए ध्यान से समझना, और महत्वपूर्ण टॉपिक भी है आपका, इसलिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको तुरंत आप याद करके चलो, ठीक है ना। पीछे को मत छोड़ो, आपकी व्यक्ति बाद में याद कर लेंगे। तुरंत जितना पढ़ाया जा रहा है उसको प्रिय छात्राओं तुरंत आप कंप्लीट करके चलो। तो जितना आप तुरंत याद करेंगे उतना ही आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए प्रश्न नोट करना, भोजन के पाचन में, नोट कर लो प्रश्न कि भोजन के पाचन में, किसमें? भोजन के पाचन में, ठीक है ना, भोजन के पाचन में, ठीक है ना, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? आई बात समझ में? भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? भोजन के पाचन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? भोजन के पाचन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? आई बात समझ में? भोजन के पाचन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? तो आप जानते हैं भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया होती है? वियोजन अपक्रिया। वियोजन इसका ही नाम है अपघटन का। अपघटन के 3 नाम बताए मैंने, वियोजन भी कह लो, अपघटन भी कह देते हैं, विखंडन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका सबका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टूटना होता है। क्या होता है? टूटना होता है। आई बात समझ में? तो नोट करना, वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। उत्तर लिख लेना, वियोजन अपक्रिया। तो भोजन के पाचन में कौन सी अपक्रिया है? वियोजन। और वियोजन का ही दूसरा नाम होता है अपघटन अपक्रिया। क्या होता है? अपघटन अपक्रिया। तो कोष्टक में लिख लो अपघटन, और इधर लिख लो अपक्रिया। तो वियोजन अपक्रिया। आई बात समझ में? तो भोजन के पाचन में किस प्रकार की अपक्रिया होती है? वियोजन या अपघटन अपक्रिया। एक आपका और प्रश्न है, तो उसमें मैंने आपको पहले तो समझा दिया, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं तीर के चिन्हों का क्या महत्व है और क्या उपयोग है। प्रश्न नोट कर लो कि रासायनिक समीकरण में, किसमें? रासायनिक समीकरण में, ध्यान देना, रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण में
रासायनिक समीकरण में दो चिन्ह बनाए मैंने, एक तीर का चिन्ह कहां जा रहा है ऊपर, एक कहां आ रहा है नीचे, क्या प्रदर्शित करता है, यानी क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, क्या प्रदर्शित करता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, रासायनिक समीकरण जो है, और रासायनिक समीकरण में यानी जो चिन्ह है, एक क्या है ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह लगा हुआ है, एक क्या लगा है नीचे की तरफ लगा हुआ है, इनका क्या अर्थ है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये हमको बताना है। तो सुनिए भाई, जो ऊपर का जो तीर का चिन्ह है ये गैसीय अवस्था को बताता है, कई अभिक्रियाओं में लगाया है, क्या बताता है, ये गैसीय अवस्था को बताता है। और नीचे को जो तीर का चिन्ह है अवक्षेप को बताता है। कोई अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप कैसे होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं तो किसी भी पात्र या बीकर जो होते हैं उसकी तली में क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, तो इसलिए अवक्षेप को बताता है। आई बात समझ में? तो ध्यान देना, उत्तर लिखना, अपना उत्तर नोट करो कि रासायनिक समीकरण, यानी रासायनिक समीकरण, नोट करना, वेरीफाई करना, रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण में प्रतीक, रासायनिक समीकरण में प्रतीक, कौन सा प्रतीक, ये जो प्रतीक है, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण प्रतीक, ये किसको, गैसीय अवस्था को, कौन सी अवस्था को, गैसीय अवस्था को, गैस अवस्था को दर्शाता है। आई गैसीय अवस्था, आई बात समझ में? एवं प्रतीक, एवं जो प्रतीक कौन सा है अपना, ये दूसरा जो प्रतीक है ये यानी एवं प्रतीक, ये जो है ये कौन से अवक्षेप को दर्शाता है। अवक्षेप यानी जो किसी, जैसे माना जल है और जल में मिट्टी मिली हुई है, तो मिट्टी कहाँ बैठ जाती है कुछ समय बाद, जो उस पात्र है उसकी तली में बैठ जाती है, तली में बैठ जाती नहीं बैठ जाती है, तो तली में बैठ गई तो क्या हो गया, अवक्षेप हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आई बात समझ? अवक्षेप या ठोस, अवक्षेप क्वेश्चन लेना ना, ठोस उत्पाद को दर्शाता है। आई बात समझ? ठोस उत्पाद को दर्शाता है। आई बात समझ में? तो दोनों प्रश्नों को, इनको भी और नोट कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपके। आई बात समझ में कि रासायनिक समीकरण में अपना जो तीर का चिन्ह है, ये तीर का चिन्ह और ये क्या प्रदर्शित करते हैं। तो एक जो ऊपर की तरफ तीर का चिन्ह होता है, क्योंकि गैसें हमेशा कहाँ जाती हैं, वायुमंडल में, कहाँ जाती हैं, वायुमंडल में, क्योंकि वायुमंडल के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वायुमंडल कहते हैं। आई समझ में? तो इसको आप नोट कर लेना इन बातों को, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, इसमें अगला जो टॉपिक है वो है अपना मंद एवं तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। कौन सा है, मंद एवं तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं। भाई मंद अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं और तीव्र अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं, इनके बारे में हमें समझाना है कि वेग के आधार पर, किसके आधार पर, वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया। तो पहले इसका प्रश्न नोट कर लो और उसके बाद आपको उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए प्रश्न बनता है अपना, ध्यान देना, नोट करना प्रश्न। प्रश्न है अपना, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए। आई बात समझे, मंद एवं तीव्र अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है ना। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, अथवा लगा के लिख लेना, अथवा लगा के लिखना है इसमें, किसी अभिक्रिया के वेग या लगने वाले समय के आधार पर, क्योंकि मैंने बताया था कि वेग या समय के आधार पर, कितना समय लग रहा है किसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में, इसके आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मंद और एक होती है तीव्र। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है बोर्ड में, तो प्रश्न को नोट कर लो, किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के
अथवा लगा के कर लेना, किसी अवक्रिया के वेग या लगने वाले, किसी अवक्रिया के वेग या लगने वाले, किसी अवक्रिया के वेग या लगने वाले समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर, समय के आधार पर, है ना, लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर, ठीक है ना, समय के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, लगने वाले समय के आधार पर, के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं समझाइए। यानी जो वेग है या समय है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। तो देखिए लिखना उत्तर इसका, ठीक है ना, क्या लिखना है इसका उत्तर लिखना। उत्तर क्या होता है, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, वेग या उनको पूरा होने में लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया वेग, वेग या, रासायनिक अभिक्रिया वेग या उनको पूरा होने में, या उनको पूरा होने में, पूरा होने में, रासायनिक अभिक्रिया वेग या उनको पूरा होने में लगने वाले, उनको पूरा होने में लगने वाले, यानी समय के आधार पर लगने वाले, लगने वाले समय के आधार पर, किसके आधार पर, समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। मैंने अभी कहा था आपको कि भाई अभिक्रियाओं का जो वेग है या लगने वाला जो समय है इसके आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। नंबर 1 होती है तीव्र अभिक्रिया और नंबर 2 होती है मंद अभिक्रिया। तो है डाल लेना तीव्र अभिक्रिया। आई भाषा में कैसी अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, यानी वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार होती हैं, 2 प्रकार होती हैं। एक होती है तीव्र अभिक्रिया और एक होती है मंद अभिक्रिया। आई भाषा में तो तीव्र अभिक्रिया जो होती है और एक कौन सी होती है, मंद अभिक्रिया। आई समय किसके आधार, वेग के आधार पर या समय के आधार पर। तो इनको आप नोट कर लेना। और तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया की जो परिभाषा हैं और जो उदाहरण हैं इनके बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। आई बात समझ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक जो अपना चल रहा है, ये टॉपिक मंद और तीव्र अभिक्रियाएं, इनके बारे में आपको नेक्स्ट अगली क्लास में इनकी व्याख्या करेंगे और इनके उदाहरणों के बारे में समझाएंगे। थैंक्स, ओके।